तो मतलब स्कॉलरशिप्स का जो है वो यहाँ पर मतलब क्या किरदार आता है, कहाँ तक मतलब स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड स्टूडेंट्स को की जाती है, कौन कौन सी मतलब जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स आती है जो नीड बेस भी दी जाती हैं या मेरिट बेस पे भी दी जाती अब कतर की हुकूमत को देख लें, उन्होंने अपने जो सारे थे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, है। बिल्कुल। अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पैसे पूरे नहीं हो रहे। आपने कल को एजुकेशन कर लेनी है जब अपनी कंप्लीट आफ्टर स्टडीज, आपने जारी बात है इस एक ही कंट्री में रहते हुए इसको एक्सप्लोर नहीं करना या इसी में रहते हुए काम नहीं करना। आपने दूसरी कंट्रीज में भी जाना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सारी उम्र आपने एक जगह तो नहीं बैठे रहना। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा एक बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। बिल्कुल। तो अगर हमें इसे कुछ साल पहले हम देखें तो कतर इतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं थी। पाकिस्तान ने सिर्फ आज़ादी हासिल की लेकिन तरक्की नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। कतर ने आज़ादी हासिल कर ली लेकिन तरक्की की है। फिर अगर आप नॉर्मली अगर एडमिशन ले रहे हैं विदाउट स्कॉलरशिप, तो आपके अगर 55 या 60% भी है तो आपको कतर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स, और मेरे साथ आज मौजूद है मिस आलिया। वेलकम करते हैं आपको आज के इस न्यू पॉडकास्ट सेशन वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आज का हमारा ये पॉडकास्ट सेशन वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? इस वजह से क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूरोप से हट के एक मिडिल ईस्ट की कंट्री को डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री को, एक हाईली डेवलप्ड कंट्री को और फेमस कंट्री को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कतर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कतर का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, कौन कौन सी यहाँ पे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, उन यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस क्या अरेंज करती है, स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। तो इन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा भी आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी मिस, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, आप भी जानते हैं कि आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले इस वीडियो को, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूरोप से हट के एक मिडिल ईस्ट की कंट्री को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कतर। तो आप भी जानती हैं, व्यूवर्स भी जानते हैं कि कतर जो है वो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, एक वेस्ट एशियन कंट्री है। इसके अलावा ये एक मुस्लिम कंट्री है, तो आपको हर तरफ जो है वो मुसलमान देखने को मिलेंगे। बाहर से भी बहुत सारी मतलब कम्युनिटीज के कह लें या रिलीजियस के कह लें लोग आके यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी आपको लेबर नजर आएगी वो फॉरेनर्स की नजर आएगी, क्योंकि इस कंट्री में 90 to 95% जो है वो फॉरेनर्स बाहर से आके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री भी है। दोहा इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, बट ये कंट्री जो है वो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। जहां पर मैंने आपको बताया कि 90 to 94% जो है वो दूसरी कंट्री से फॉरेनर्स आके जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको उर्दू बोलने वाले भी मिलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले भी मिलेंगे, अरेबिक बोलने वाले भी, मतलब कि ये कह लें कि हर कंट्री की जुबान जो है वो इस कंट्री में बोली जाती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। मतलब अगर कोई फॉरेनर भी यहाँ पे आके रहता है तो वहाँ पे आपको होता है कि आपको अरेबिक समझ नहीं आ रही होती, तो आपकी पाकिस्तान कम्युनिटी आपको मिल जाती है, इंडियंस आपको मिल जाते हैं, तो लैंग्वेज अप्रॉक्स सेम ही होती है, हिंदी और मतलब उर्दू, तो आपको ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। इसके अलावा इस कंट्री की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे बहुत ज़्यादा काम करती है। एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा अगर हम इस कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्री लैंड बॉर्डर सिर्फ जो है वो सऊदी अरब के साथ शेयर करती है। इसके अलावा जो सी टाइम बॉर्डर्स हैं वो ये ईरान के साथ, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ और बहरीन जैसी कंट्रीज के साथ जो अपने सी टाइम बॉर्डर शेयर करती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा एक बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। बिल्कुल। तो अगर हमें इसे कुछ साल पहले हम देखें तो कतर इतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तान ने सिर्फ आज़ादी हासिल की लेकिन तरक्की नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। कतर ने आज़ादी हासिल कर ली लेकिन तरक्की की है। अच्छा। तो मतलब इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से उठ के लोग कतर जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ कतर की बात करी हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी कि जो पाकिस्तान के स्टेब्लिश होने के बाद वजूद में आई हैं, और आज अगर आप उन कंट्रीज की इकोनॉमी को देखें या उनकी स्टेबिलिटी को देखें ना, तो वो पाकिस्तान तो उनके बराबर भी नहीं आ सकता। वो इतनी डेवलप्ड हो चुकी है। अब कतर की हुकूमत को देख लें, उन्होंने अपने जो सारे थे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो मतलब यही बात है कि हमारी कंट्री तरक्की नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें ना, अब वो इतनी रिच डाइवर्स कल्चरल कंट्री है कि देखें इतनी मतलब उनके पास सोर्सेज आ चुके हुए हैं कि वो अपनी मतलब जो जमा पूंजी कह लें उनकी जो है वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर हम इसी तरह आज कतर की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आप खुद देखें कि वहां पर आपको हाई स्टैंडर्ड की जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अब कतर में एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो आप यूरोप से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब जैसे बिल्कुल ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में आपका अच्छा एजुकेशन सिस्टम है ना, वैसे ही कतर में आपको अच्छा एजुकेशन आपको सिस्टम दिया जाहिर सी जाता है। बात है जब आप इस तरह की कंट्री में मिडिल ईस्ट की जा रहे हैं आपको वहां पर जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? इस वजह से कि देखें आपने कल को एजुकेशन कर लेनी है जब अपनी कंप्लीट आफ्टर स्टडीज आपने जाहिर बात है इस एक ही कंट्री में रहते हुए इसको एक्सप्लोर नहीं करना या इसी में रहते हुए काम नहीं करना, आपने दूसरी कंट्रीज में भी जाना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है क्योंकि सारी उम्र आपने एक जगह तो नहीं बैठे रहना। इसके अलावा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी मिल जाती है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है आपके फाइनेंशियल नीड की बेस पे, या अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी मिल जाती है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मिल जाती है और कतर यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि टॉप रैंकिंग है। आपको इसमें बिजनेस, इंजीनियरिंग और आईटी के रिलेटेड बहुत फेमस प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। आपकी वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेडिसिन के प्रोग्राम अच्छे मिल जाते हैं, कुछ में आपको बिजनेस के प्रोग्राम्स अच्छे मिल जाते हैं। तो मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और उसमें अप्लाई करें। तो मिस ये तो आपने कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज बताई है जहाँ पर स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। स्कॉलरशिप पे भी अभी हम फर्दर इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं, बट पहले हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो क्या रेंज करती है। तो कुछ इस बारे में बताएं कि ट्यूशन फीस यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है, कहाँ तक रेंज करती है? तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है। Okay. आपका यहाँ पे प्रोग्राम अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको पर क्रेडिट आवर के हिसाब से अपनी फीस देनी होती है, जो कि होती है 1100 कतरी रियाल से आपकी 1500 कतरी रियाल तक। वो टोटली आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा अच्छा, होता मतलब है। यानी जिस तरह हम दूसरी अदर कंट्रीज में यूरोपियन या एशियन कंट्रीज में होता है कि आपने सेमेस्टर वाइज पे करनी होती है या एक साल की फीस पे करनी होती है, यहाँ पर ऐसा वो कोई सिस्टम नहीं है। नहीं आपने है। हर जो अपनी स्टडीज जो आपकी रिलेटेड स्टडी है आपने उसकी फीस जो है वो क्रेडिट आवर्स के हिसाब से पे करनी है, ठीक है? ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में आपको, मतलब मोस्टली प्रोग्राम्स में आपको क्रेडिट आवर के हिसाब से पे करनी पड़ती है, लेकिन प्रोग्राम्स लाइक मेडिसिन, डेंटिस्ट, मतलब ये वाले अगर आप प्रोग्राम्स करते हैं तो आपको इसमें अपनी एनुअल फीस पे करनी होती है। आपकी सालाना अगर फीस है 48,000 कतरी रियाल या 50,000 तो आपको इकट्ठी पे करनी पड़ती है सेमेस्टर वाइज। एमबीबीएस से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से करने के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसके लिए जो है वो आपने जो है वो एक साल की फीस पे करनी है। बिल्कुल, एक्सपेंसिव भी होता है। आप यानी मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स वगैरह कर रहे हैं इस तरह की फील्ड्स के लिए जो है वो आपने क्रेडिट आवर्स के हिसाब से जो है वो अपनी वो पे करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब मैंने ये चीज देखी थी कि मेडिसिन के कोर्सेज जो है वो जरा थोड़े से एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बैचलर्स एंड मास्टर्स। तो मतलब स्कॉलरशिप्स का जो है वो यहाँ पर मतलब क्या किरदार आता है, कहाँ तक मतलब स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड स्टूडेंट्स को की जाती है, कौन कौन सी मतलब जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स आती है जो नीड बेस भी दी जाती हैं या मेरिट बेस पे भी दी जाती है? सर इसमें आपको अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको कतर यूनिवर्सिटी है उसमें स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। उसमें आपको एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है, आपके फाइनेंशियल नीड की बेस पे स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है। अच्छा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ है, ये एक यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड अप हो जाती है। आपको टेक्स्ट बुक के लिए अलग अलाउंस दिया जाता है, मंथली स्टाइपेंड आपको अलग से दिया जाता है कि आपकी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं आप उसको ईजिली कवर कर सकें, आपको फाइनेंशियल बर्डन आए, मतलब हर चीज़ को देख के आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। आपको एयरपोर्ट टिकट्स भी दिए जाते हैं इवन दो कतर आने और कतर जाने के, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। हमने इस पे अलग से डिटेल पॉडकास्ट सेशन किया हुआ है, वो हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जिस तरह की आपने बताया कि नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तो खैर आपको दी जाती हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हुए, बट जो मेरिट बेस्ड जो आपकी स्कॉलरशिप्स आप बता रही हैं उसके लिए तो ऑब्वियसली सी बात है आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। क्या यही कोई रिक्वायरमेंट्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए भी सेट की गई हुई है यहाँ पर या नहीं? नहीं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी फैमिली की इनकम शो करवानी होती है। मेरिट बेस्ड पे आप अप्लाई करें तो आपका जो सीजीपीए है वो मतलब हर स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपका 3.5 से अबव होना चाहिए। 3.5 से अबव है आपके, अगर आपने कोई अदर एक्टिविटीज़ की हुई हैं, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई सेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है या आईमेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप अपने प्रोग्राम के रिलेटेड उसमें अगर उसको अटैच करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को और इनहेंस कर देगा और आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस को बढ़ा देगा। तो फाइनेंशियल नीड में भी आपको ये सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं। तो इस तरह मतलब यानी ओवरऑल अगर हम इस चीज की कैलकुलेशन करें तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि मार्क्स कितने % रिक्वायर्ड रहते हैं? अब जैसे कि ये कंट्री जो है ये एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे अरेबिक जो है वो बोली जाती है, मिल जाते हैं लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले मल्टीपल कंट्रीज के जो है वो यहाँ पर लोग आपको मिल जाते हैं। बट ये बताएं कि मतलब आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है और मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? सर अगर आप नॉर्मली अगर एडमिशन ले रहे हैं विदाउट स्कॉलरशिप तो आपको अगर 55 से 60% भी है तो आपको कतर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है।
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ होती हैं। बिल्कुल। आपको जैसे आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, आपको इतनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, तो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। आर्ट्स के अलावा अगर हम आर्ट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आर्ट्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके कोर्स में वो रिक्वायर है, आपकी यूनिवर्सिटी अगर रिक्वायर कर रही है, तो तब आप आइल्स का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, वरना आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो मतलब आप आपको सिंपली अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं हाँ जी, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी और उसकी रिक्वायरमेंट। और लैंग्वेज की वैसे भी आपको पता है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ही और है। इंडियन तो वैसे भी एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको स्टडीज़ के दौरान लैंग्वेज की मुश्किलात पेश नहीं आती, लेकिन आप जब जॉब करने लगते हैं, आपको पता है वहाँ पे कतर की अपनी कंपनीज़ हैं, तो जब आप जॉब करते हैं तो तब आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है जिस तरह के मतलब दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में या एशियन कंट्रीज की बात करें या मिडिल ईस्ट की और भी बहुत सी कंट्रीज हैं। ये तो खैर एक आज हम स्पेसिफिक कतर को डिस्कस कर रहे हैं और भी बहुत सी दूसरी कंट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं कि आप अपनी स्टडीज के साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो मतलब कतर में भी मतलब अलाउ करते हैं जॉब करना स्टूडेंट्स को। सर पार्ट टाइम जॉब की या फुल टाइम जॉब की भी अगर बात करें तो हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट में ही बताया था कि पाकिस्तान से 95% जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। अब पाकिस्तानीज हैं, आपको वहाँ पे बहुत पाकिस्तानीज मिल जाएंगे जो स्टडी स्टूडेंट वीज़ा से ज़्यादा वर्क परमिट पर आए होते हैं। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप जा रहे हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि नहीं अलाउ करती, जो कहती हैं कि हमारे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तब आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। मतलब ये वो मतलब जिस तरह चाइना का मतलब रूल है कि यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी तो आप करेंगे, अदरवाइज वरना आप नहीं कर सकते वहाँ पर बिल्कुल। जॉब। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेट जो है वो टोटली आपने स्टडीज पे रखना है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपने बताया कि अलाउ करती हैं जॉब। हाँ, यही रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हमारा स्टूडेंट कहीं स्टडीज़ को बिल्कुल छोड़ के जॉब में ही ना चला बिल्कुल जाए। ऐसे ही। तो इस वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, वरना मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर देती हैं। आप इजीली अपना जो एक्सपेंस है वो कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपनी फ़ीस कवर नहीं कर सकते उससे। तो खैर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जॉब करते हैं इनकेस अगर वहाँ पे उनको अलाउ होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज किया होता है जिसने अपनी रिक्वायरमेंट सेट ही नहीं की होती कि स्टूडेंट यहाँ जॉब नहीं कर सकता, स्टूडेंट करता जॉब, तो यहाँ पे वो अर्निंग कितनी कर सकता है? अगर हम यहाँ पे अर्निंग की बात करें स्टूडेंट की, तो अगर वो अनस्किल्ड भी है, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो तब भी वो यहाँ पे 2500 टू 3000 कतरी रियाल तक अर्न कर सकता है। अपनी लिविंग कॉस्ट को इजीली कवर कर लेता है, और ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपकी इतनी ही आती है। ठीक है। बाकी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। अगर आप हाई क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा। मीन्स के मतलब ये नहीं यहाँ पे मतलब पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो मतलब स्टूडेंट अपने मंथली एक्सपेंसेस को तो कवर कर लेता है बट फीस को नहीं कवर कर बिल्कुल। सकता। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अगर हम स्किल्ड वर्कर की बात करें तो आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपने कतर में ही सेटल होना है और जॉब करनी है, तो आप 4500 टू मतलब 5000 कतरी रियाल से लेके 15000 कतरी रियाल तक अर्न कर सकते हैं। वो भी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको इतनी अच्छी पे दी जाती है। अगर आप इससे ऊपर पोस्ट पे जाते हैं, मैनेजमेंट लेवल पर जाते हैं, या मतलब कोई और पोस्ट पे जाते हैं, तो आपकी अर्निंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज टोटली डिपेंड करती है इंसान के अपने स्किल्स पे और अपने एक्सपीरियंस पे। ऑब्वियस सी बात है आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स होंगे, आप उतनी ज्यादा अच्छी जॉब करेंगे और उतनी ही ज्यादा आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मिस यहाँ पे मैंने ये चीज भी देखी है कि थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव कंट्री है कतर। तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मतलब यानी कहाँ तक रेंज करती है? क्योंकि यहाँ पे देखे ना, अब आपने जिस तरह बताया कि 2500 कतरी रियाल से लेके 3000 कतरी रियाल तक जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्निंग कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब से। तो मेरे हिसाब से तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उनकी इतनी ही रेंज करेगी जिसमें उनकी अकोमोडेशन भी आ जाएगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड ग्रोसरी और यूटिलिटीज आ जाएंगी। बट फीस जो है वो उनको खुद से जो है वो मतलब यानी ये करना पड़ेगी। कतर में अगर स्टूडेंट्स रह रहे हैं ना, तो उनकी अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। अब अगर अकोमोडेशन की बात करें तो अगर आप प्राइवेट फ्लैट ले रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशन का एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा। वही अगर आप स्टूडेंट के साथ अपार्टमेंट शेयर करके रह रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशन का एक्सपेंस कम आएगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को प्रेफर भी यही करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ रह लें। आपको इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता, आप इजीली अपनी सेविंग भी कर लेते हैं साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब आप किसी परदेश कंट्री में जा रहे हैं, वहां जाके स्टडीज कर रहे हैं, अब आप गए भी स्टडी बेस पे ही हैं, तो यहाँ पे तो जरूरी यही चीज होनी चाहिए कि आप शेयरिंग पे रहें। आप शेयरिंग पे रहेंगे, जाहिर सी बात है आपके साथ कोई दूसरा भी रह रहा होगा, आपको उससे भी कुछ नॉलेज जो है वो गेन करने को मिलेगा, क्योंकि वो भी सारी बात है स्टूडेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ही आपने शेयरिंग पे रहना है। फिर दूसरी बात ये है, इसी तरह अगर हम मतलब फूड की बात करें, वैसे तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। 100% आपको यहाँ पे हलाल फूड जो है वो इजीली मिल जाता है। तो अगर मतलब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली सी बात है मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज वहां पर इजीली मिल जाएगी।
तो अगर आप खुद कुकिंग करेंगे तो आप इस तरह अपने मतलब फूड के एक्सपेंसेस को भी जो है वो कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो मतलब वो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल एज यूजुअल दूसरी कंट्रीज की तरह ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज का ऐसे ही होता है नॉर्मल एज यूजुअल कि आपने ऑनलाइन जो है वो जाकर यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी होती है, उसके ऑफिशियल पोर्टल वेबसाइट पर जाकर वहां से आपने अपना सिलेक्टेड प्रोग्राम चूज करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता और है। रिक्वायरमेंट सेम ही होती हैं। आप अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे हिसाब से जब प्रोसेस इस तरह का सेम है तो डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो एज यूजुअल सेम ही होंगे, जिसमें आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपका पासपोर्ट पिक्चर, आपका सीएनआईसी की कॉपी, आपकी सीवी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यही आ जाएगा, आपका मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, आपके लेटर एजुकेशनल ऑफ डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट। बिल्कुल आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएंगे, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। इन केस अगर आपने कोई डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज किए हुए आप उनके सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियसली सी बात है नॉर्मल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज यूजुअल नॉर्मल यही होती हैं सारी। वही कि तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, Exactly. एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसमें अप्लाई कर देना है। बिल्कुल बस ये देख लें आपके कुछ यूनिवर्सिटीज की जो होती हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हो सकती है, वो आप चेक कर लें। जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करें उसकी एक दफा एप्लीकेशन फीस चेक कर लें। उसके बाद जो है वो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाना होता है अपनी ट्यूशन फीस का। तो एट द एंड जो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद जो है वो आपने एज यूजुअल वीजे के लिए अप्लाई करना होता है। तो वीजे का प्रोसेस क्या होगा? मतलब कि आप एक्सेप्टेंस लेटर आपका रिक्वायर्ड होता है वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए, और एक्सेप्टेंस जो है वो आपको विद इन अ मंथ आपको मिल जाता है अगर आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस यही है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, उसके बाद आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करते हैं उसमें आपके अकोमोडेशन का प्रूफ इंक्लूड करा होता है, आपके एजुकेशनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आप वो भी साथ अटैच करेंगे। तो अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वीजा प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन कितनी लग जाती है? सर अगर वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन अ मंथ आपका फाइनल डिसीजन बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया कि रिजेक्ट, और रिजेक्ट होने के तो चांसेस होते ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल आपके पाकिस्तान अरब ममालिक है वो, बिल्कुल आप पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हैं उसके साथ। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो वैसे भी अगर आप इस्लामिक कंट्री में चले जाएं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, तो आपको इतने ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। तो मतलब विद इन अ 4 वीक्स आपको बता दिया जाता है फाइनल डिसीजन। तो व्यूअर्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप हमने आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया होगा। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर किया है कि क्या एक्सपेंस आ जाता है, क्या ट्यूशन फीस होती है। ओवरऑल देखा जाए तो कतर एक बहुत अच्छी कंट्री है, जॉब के हवाले से बहुत अच्छी कंट्री है। जॉब के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो वो कतर जैसी कंट्री को चूज़ कर सकता है। ट्यूशन फीस के हिसाब से देखा जाए तो कतर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से भी एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कतर एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकती है आपकी स्टडी को लेके, आपकी जॉब को लेके। तो आपको कतर को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। हमने कतर की स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल से वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।